ये कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम के साथ। शिक्षावाणी कार्यक्रम में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दीदी शिखा जैमन, जो कि हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूं बहुत से महत्वपूर्ण पाठ व साथ ही साथ करवाऊंगी आपका ढेर सारा मनोरंजन भी। बच्चों, रोज सवेरे सब कलियां खिल जाती हैं, मुझे आपकी मीठी यादों की गलियां मिल जाती हैं। आपसे मिल तो रोज सकते नहीं, पर शिक्षावाणी के माध्यम से मिलने की एक उम्मीद मिल जाती है। शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? हम जानते हैं सभी बच्चे बहुत खुश व उत्साहित हैं। बिल्कुल बच्चों, हम समझ सकते हैं आपके उत्साह को, क्योंकि आपका शिक्षावाणी कार्यक्रम जो शुरू हो गया है। हाँ तो बच्चों, अब जान लेते हैं कि आज के शिक्षावाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आज भी आप सबसे पहले सुनेंगे मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है अखबार से क्या सीखा। इसके बाद कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी वसंत तृतीया से पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, इसके प्रस्तुत करता है किशन लाल गुजर। इसके बाद कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी अनिवार्य आरोह से पाठ 13 काले मेघा पानी दे, इसके प्रस्तुत करता है शिवशंकर खंडेलवाल। अब आप सभी तैयार है ना, कॉपी और पेन लेके? हाँ तो बच्चों, अब आप सभी का इंतजार खत्म हो चला है और अब बढ़ चलते हैं मीना की दुनिया में और सुनते हैं मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है अखबार से क्या सीखा। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैंने बस की सीट पे बैठने से पहले देखा ही नहीं कि वहाँ पे एक अखबार पड़ा था। बस बैठ गया। आधे घंटे बाद जब अपने बस स्टैंड पे उतरा तो क्या दिखता हूँ कि सब लोग मेरी पैंट पे चिपका अखबार पढ़ते पढ़ते मेरे पीछे आ रहे हैं। भाई मैं तो वहाँ से भाग के आ गया। आपको एक नई कहानी और गाना सुनाने के साथ साथ एक मजेदार खेल भी तो खिलाना है, तो चले मीना के पास। अरे ये मीना तो अपने स्कूल की तरफ भागी जा रही है, और स्कूल के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? अरे एक रस्सा लाओ मोटा सा, इस पतली सी रस्सी से बात नहीं बनेगी। लाता हूँ। सीढ़ी कस के पकड़ो, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। ठीक है भैया। हाँ। क्या हुआ सुमी, इतनी भीड़? वो देखो मीना ऊपर। हे भगवान, ये क्या हुआ? कल जो तूफान आया था ना मीना, उसी तूफान में ये बड़ा वाला पेड़ टूटकर स्कूल की छत पे गिर गया। किसी को चोट तो नहीं आई ना? ये तो अच्छा हुआ कि उस समय स्कूल में कोई नहीं था। जोर लगा के, दम लगा के। मुझे तो नहीं लगता कि आज ये पेड़ यहाँ से हटेगा। इसका मतलब रानू, आज स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी? पढ़ाई होगी बच्चों। वो कैसे बहन जी? हाँ बच्चों, जब तक ये पेड़ हट नहीं जाता हम यहीं पढ़ेंगे, स्कूल के बाहर। यहाँ? क्यों दीपू, क्या हुआ? बहन जी, इतने शोर में, वो भी बिना ब्लैक बोर्ड और चौक के। तुम्हारी बात सही है दीपू, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या बहन जी? हम किसी नए तरीके से पढ़ सकते हैं। नए तरीके से? वो कैसे बहन जी? अभी बताती हूँ। मोनू। जी बहन जी। तुम जल्दी से जाके लाला जी की दुकान से आज का अखबार ले आओ। जी बहन जी।
आज हम सीखेंगे अखबार से। लेकिन बहन जी, अखबार से पढ़ाई? अखबार आने दो, फिर सब बताती हूँ। ये लीजिए बहन जी, आज का अखबार। शाबाश मोनू। सब बच्चे यहाँ बैठ जाओ, पास पास। क्या हुआ बच्चों, इतने हैरान क्यों हो? रानो बोलो। बहन जी, अखबार में तो देश विदेश की खबरें होती है, फिर भला हम उन खबरों से क्या सीख सकते हैं? देखते जाओ। चलो एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तुम 6 के 3 गुट बना लो। मैं हर गुट को इस अखबार का एक पन्ना दूंगी। हर गुट का एक बच्चा अपने पन्ने से कोई एक खबर जोर से पढ़ के सुनाएगा। ठीक है? ठीक है बहन जी। चलो गुट नंबर 1, सबसे पहले तुम शुरू करो। तुम्हारे गुट में से कौन खबर पढ़ेगा? मैं बहन जी। शाबाश दीपू, शुरू करो। कल खड़गपुर गांव के 2 व्यक्तियों की पुरानी दवाई के सेवन से मौत हो गई। खड़गपुर के पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व गैर कानूनी रूप से इन पुरानी दवाओं को बेच रहे हैं। सामान्यतः हर दवाई कुछ समय के लिए ही असरदार होती है, लेकिन उस समय के बाद उस दवाई का असर खत्म हो जाता है या वो खतरनाक साबित हो सकती है। दवाई की ये अंतिम तारीख हर दवाई पर जरूर लिखी होती है। पुलिस अधिकारी ने और खुलासा करते हुए कहा कि बस दीपू, अब तुम में से कौन बता सकता है कि इस खबर से हमने क्या सीखा? बहन जी, इस खबर से हमने ये सीखा कि दवा खरीदने से पहले हमें उस पे छपी अंतिम तारीख पढ़नी चाहिए, और अगर वो अंतिम तारीख बीत चुकी हो तो फिर उसे नहीं खरीदना चाहिए। शाबाश दीपू। कोई और बात जो हमें इस खबर से सीखने को मिली हो? बहन जी, हमें दवाएं सिर्फ डॉक्टर या फिर दवा की दुकान से ही खरीदनी चाहिए। शाबाश मीना। और कोई? बहन जी, इस खबर से हमने ये भी सीखा कि मिलावटी, नकली और पुरानी दवाइयाँ बेचना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि पाप भी, क्योंकि इससे कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। शाबाश रानो। चलो अब दूसरे गुट की बारी है। तुम्हारे गुट में से कौन पढ़ेगा? अभी कौन पढ़ेगा? मैंने पढ़ना। चलो ठीक है, मैं पढ़ूंगा बहन जी। शाबाश सुनील। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल श्रीलंका के साथ दूसरा 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी भारत ने 60 रनों से जीत लिया, लेकिन भारत के मास्टर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सिर्फ 5 रनों से अपना 44वां शतक लगाने से चूक गए। सचिन 95 के व्यक्तिगत स्कोर पे रन आउट हो गए। दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाज हरभजन सिंह सचिन की तरफ बिना देखे ही रन लेने के लिए दौड़ पड़े और इस प्रकार सचिन अपना विकेट गंवा बैठे। अगला मैच कोलकाता के। रुक जाओ सुनील। बच्चों, अब तुम बताओ कि इस खबर से हमें क्या सीख मिलती है? हरभजन सिंह को दौड़ने से पहले ये देखना चाहिए था कि सचिन भी रन लेना चाहते हैं या नहीं। शाबाश सुमी। और कोई? जब हम एक टीम बना के कोई खेल खेलते हैं तो उस खेल के नियमों के साथ साथ हमें अपनी टीम के खिलाड़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए। शाबाश मीना। और अब बारी है तीसरे गुट की। तुम्हारे गुट में से कौन पढ़ेगा? पढ़ेगा? मैंने पढ़ना। हम क्या पढ़े बहन जी, हमारे पढ़ने में तो सिर्फ विज्ञापन ही विज्ञापन है। अब भला विज्ञापन से हम क्या सीखेंगे? ऐसी बात नहीं है रानो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हमें सीख ना मिले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन जी। मैंने एक बार शहर के अखबार में बहुत से होटलों के विज्ञापन देखे थे। हर होटल को एक ना एक रसोइया चाहिए था।
मैंने तो सोच भी लिया है कि बड़ा होके मैं किसी बड़े से होटल में एक बड़ा मशहूर रसोइया बनूंगा। अरे वाह सुनील, फिर जब मैं तुम्हारे होटल में आऊंगी तो मुझे क्या खिलाओगे? हाँ, आलू के पराठे। हंसने की बात नहीं है बच्चों, ध्यान से सोचो। सिर्फ एक विज्ञापन पढ़ने से सुनील ने आज ही निश्चय कर लिया कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है। और कौन बताएगा कि विज्ञापनों से हमें क्या सीखने को मिल सकता है? और कोई? एक विज्ञापन से तो मुझे सीख मिल गई बहन जी। कौन सा विज्ञापन रानो? पढ़ के सुनाओ। यदि आप अपने पानी या बिजली विभाग की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो कृपया नीचे लिखे टेलीफोन नंबरों पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा है? ऐसे भी हो सकता है? सच्ची? देखा बच्चों, अखबार के सिर्फ 3 पन्नों ने हमें आज कितनी सारी नई बातें सिखा दी। नई बातें सिखा दी, ज्ञान की बत्ती जला दी। जी बहन जी, मैं तो अब तक यही समझती थी कि पढ़ाई सिर्फ कॉपी किताबों के साथ ही की जाती है। ये सही बात है रानो कि पढ़ने लिखने के लिए कॉपी किताबें जरूरी हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि हम अगर चाहें तो किसी न किसी चीज से कोई न कोई नई बात जरूर सीख सकते हैं। जोर लगा के बहन जी वो देखिए, मजदूरों ने वो पेड़। बहन जी, हमने पेड़ छत से हटा दिया। कल सुबह तक छत की मरम्मत भी कर देंगे। अरे वाह! बहन जी, आज इस पेड़ के गिरने से हम सब ने एक और बहुत जरूरी बात सीखी। वो क्या मीना? वो ये कि कितनी भी मुश्किल आ जाए, इंसान को उससे घबरा के अपना काम नहीं रोकना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है मीना, शाबाश। भाई वाह। अब से मैं भी रोज अखबार पढ़ा करूंगा। और आप भी पढ़ेंगे ना? ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आज मीना और मिट्ठू हमें कौन सा गाना सुनाने वाले हैं। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। आज कॉपी नहीं तो क्या, आज पेंसिल नहीं तो क्या, देख के आसपास की चीजें सीखेंगे कुछ नया नया। अरे वाह मिट्ठू, ये तो अपनी नई कविता बन गई। नहीं तो क्या, आज पेंसिल नहीं तो क्या, देख के आसपास की चीजें सीखेंगे कुछ नया नया। आज कॉपी नहीं तो क्या, आज पेंसिल नहीं तो क्या, देख के आसपास की चीजें सीखेंगे कुछ नया नया। नहीं तो क्या, आसपास की चीजों से हम सीखेंगे कुछ नया नया। हर दिन हर पल देता मौके, चलो नया कुछ सीखे, अपना ज्ञान बढ़ाने के बस ढूंढो नए तरीके। यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, गुण सारी चीजों के। आज देर से उठा तो क्या, बस्ता घर पे छुटा तो क्या, देख के आसपास की चीजें सीखेंगे कुछ नया नया। गाना तो बड़ा मजेदार था। चलो अब देखते हैं मीना की बहन जी आज अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। पहली कड़ी, सुबह को सबके घर ये आए पंडित जी, भूत वाला डाकिया बाबू। अरे पहले पूरी पहेली तो सुन लो, शुरू से पूछती हूँ। पहली कड़ी, सुबह को सबके घर ये आए। दूसरी कड़ी, हर एक हाथ में नजर ये आए। मैं समझ गई बहन जी। शाबाश सुमी, बताओ। घड़ी। आपने ये पहेली पहले भी पूछी थी।
अच्छा, घड़ी सुबह सबके घर आती है। तीसरी कड़ी बताइए बहन जी। तीसरी कड़ी है, गिरता आके दरवाजे पर अपने अंदर दुनिया छिपाए। फिर से बोलती हूँ, सुबह को सबके घर ये आए, हर एक हाथ में नजर ये आए। गिरता आके दरवाजे पर अपने अंदर दुनिया छिपाए। अखबार। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश मीना। तो मजा आया ना बच्चों? जी नहीं, बड़ा मजा आया। तो आप सबको भी मजा आया ना? ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, ओ खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुनी मीना की कहानी, अखबार से क्या सीखा। और हम जानते हैं कि हमारे सभी बच्चों को कहानी बहुत पसंद आई होगी। बच्चों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। अब बढ़ चलते हैं हमारी अगली कक्षा की ओर। और अब कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी वसंत तृतीया से पाठ 2, लाख की चूड़ियाँ। इसके प्रस्तुत करता है किशन लाल गुजर। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप सभी उत्तम स्वास्थ्य के साथ निरंतर घर पर अध्ययन कर रहे होंगे। आशा हम सभी के जीवन की प्रेरणा होती है, जीने का आधार होती है। यदि आशा समाप्त हो तो जीवन जीने का उद्देश्य दिखाई नहीं देता। यद्यपि व्यक्ति के मन में तरह तरह की आशाएं पलती हैं, लेकिन मात्र सकारात्मक आशाएं ही उसके जीवन को खूबसूरत बनाती हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देती हैं, मन को उत्साह से भरती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें सकारात्मकता के साथ जीवन के पथ पर अग्रसर होना है। प्यारे बच्चों, जब विद्यालय में लंबी छुट्टियां पड़ती हैं, तब कई बच्चे अपने मामा, बुआ अथवा अन्य रिश्तेदारों के यहाँ छुट्टियां बिताने जाते हैं। याद कीजिए, आपने भी कभी इस तरह से छुट्टियां बिताई है? हाँ, अवश्य बिताई होगी। और वो सब मीठी यादें अभी आपकी स्मृति में उभर आई होगी। हाँ, बिल्कुल वही यादें जिसमें बहुत आनंद भरा हुआ है, जिसमें कहीं बगीचों से आम तथा अन्य फल तोड़कर खाना, अलग अलग तरीके के खेल खेलना। विद्यार्थियों, आधुनिक युग विज्ञान का युग है और इस वैज्ञानिक युग से आज हमारे चारों ओर विभिन्न परिवर्तन हो चुके हैं और निरंतर परिवर्तन होते जा रहे हैं। बच्चों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं वह कक्षा 8 के हिंदी विषय की पुस्तक वसंत से लिया गया है। यह पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय है, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। यह पाठ लेखक श्री कामतानाथ द्वारा लिखा गया है। कामतानाथ का जन्म 22 सितंबर 1935 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों में अपना स्थान रखते हैं। उन्हें कई साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य की गद्य विधा में महत्वपूर्ण लेखन किया है, जिसमें उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक आदि की रचना की है। लाख की चूड़ियाँ भी उनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है और इस संग्रह से ली गई कहानी लाख की चूड़ियाँ में बताया गया है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है और नई नई तकनीकें उभर कर सामने आ रही है, हमारे समाज पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। कहानी प्रारंभ करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि शीर्षक लाख की चूड़ियाँ में जो लाख शब्द है, उसका अर्थ पैसे अथवा संख्या नहीं है। लाख एक पदार्थ है जो प्रकृति से प्राप्त होता है। लाख कठोर होता है, जिसे गर्म करके नरम किया जाता है और इससे चूड़ियाँ तथा अन्य सजावटी सामान बनाया जाता है। लाख के ठंडा होने पर उस पर रंग करके उसे और अधिक आकर्षक बनाया जाता है। लेखक कामतानाथ ने
एक बहुत ही संवेदनशील विषय की तरफ इस कहानी के माध्यम से हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इस कहानी में बताया गया है कि जो मशीनें आई हैं, उन्होंने कई कार्य क्षेत्रों में काम आसान बना दिया है, किंतु इन मशीनों ने कई छोटे छोटे रोजगारों को बंद कर दिया है। बहुत से लोगों के हाथों से काम छिन गया है। लेखक ने बताया है कि मशीनों के आगमन से किस तरह से लोगों के जीवन में बदलाव हुए हैं। यह पाठ हमें ऐसी बहुत सी चीजों पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि जो घरेलू उद्योग धंधे, लघु और कुटीर उद्योग किस प्रकार मशीनों के आने से समाप्त हुए हैं। मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में इससे हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक समझा जाता है, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योगों पर इसका कितना नकारात्मक व दूरगामी प्रभाव होता है। मशीनों के आने से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथों से काम छिन गया है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो चुके हैं या फिर कोई अन्य व्यवसाय अपनाने को विवश हैं। इस कहानी के अंत में जब कहानी का मुख्य पात्र बदलू कहता है कि मैंने जमींदार को चूड़ियां नहीं दी, कहा बाजार से ले आओ, तो यह वक्तव्य बदलू के आत्मसम्मान और जिजीविषा को दर्शाता है कि माना हम बेरोजगार हो गए हैं, किंतु अब भी कुछ कर गुजरने का हौसला टूटा नहीं है। अर्थात मेरा हौसला कांच की चूड़ियों की तरह कमजोर नहीं, बल्कि लाख की चूड़ियों की तरह मजबूत है। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि इस कहानी को सुनने के पश्चात निश्चित रूप से आपको प्रेरणा मिलेगी। जिस प्रकार बदलू ने अंत तक अपने धैर्य और साहस को बनाए रखा, उसी प्रकार आप सब भी विषम परिस्थितियों में दृढ़ता पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। आइए अध्याय प्रारंभ करते हैं। इस कहानी में एक लड़का होता है। वह कहता है कि उसके मामा के गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है बदलू। लड़का कहता है कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। जैसे आपने कंचे देखे होंगे, कंचों से खेला होगा, बिल्कुल वैसी ही गोलियां। वह कहता है कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तब मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, अर्थात ऊंचे स्थान पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन यानी आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। लाख की चूड़ियों को बेलनाकार मुंगेरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें गोल व चिकना बनाता और एक एक हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहकर पुकारता था। बदलू मेरे बैठने के लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठकर उसे चूड़ियां बनाते हुए देखता था। लड़का आगे बताता है कि बदलू पूरा जोड़ा बना लेने पर चूड़ियों को बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। वास्तव में वह बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था। उस गांव की लगभग सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। लोग अनाज या अन्य वस्तुओं के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने उसे कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा, परंतु शादी ब्याह जैसे अवसरों पर अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर लोग उससे मुफ्त की चूड़ियां ले जाए,
परंतु इन उत्सवों पर वह सारी कसर निकाल लेता था। विवाह में चूड़ियों के जोड़े का महत्व ही इतना अधिक है। चूड़ियों के बदले उसे ढेर सारा अनाज, नई पगड़ी, रुपये व उसकी घरवाली को विभिन्न तरह के वस्त्र मिलते। बदलू को इस संसार में चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। यदि वह किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियां देखता तो अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें सुना देता। लड़का बताता है कि बदलू मुझसे घंटों बातें किया करता, कभी पढ़ाई के बारे में, कभी घर के बारे में, कभी शहरी जीवन के बारे में। जब मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर बाहर घूमती है। उन औरतों की कलाई नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। आम के मौसम में तो मैं उसके यहाँ रोज ही 2-4 आम खा जाता, परंतु इन सब के अलावा मुझे वह जिस कारण अच्छा लगता था वह यह था कि वह लगभग रोज मेरे लिए लाख की 1-2 गोलियां बना देता। मैं प्रायः गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीना वहां रुककर स्कूल खुलने तक वापस आ जाता। परंतु तभी मेरे पिता की बदली एक दूर शहर में हो गई और एक लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तब इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। अर्थात बच्चों, आप समझ ही गए होंगे कि लाख की चूड़ियों का स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया, जो कि मशीन से बनी होती है। तो वह लड़का कहता है कि विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचियाही नजर आई न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यहाँ लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ
उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। अर्थात बच्चों, कई लोगों का रोजगार समाप्त हो गया। कुछ देर और शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बकत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला, कैसे हैं आम, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम खा लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि मशीनीकरण से एक और जहां जीवन सरल हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर इसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। जैसा कि बदलू के जीवन में देखने को मिलता है, उसका रोजगार समाप्त हो गया, परंतु उसने अपना स्वाभिमान नहीं खोया और आशावादी बना रहा। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी वसंत तृतीया से पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। इसे प्रस्तुत किया किशन लाल गुर्जर ने और इसकी समीक्षा की डॉक्टर नीना यादव ने। अब बढ़ चलते हैं हमारी अगली कक्षा की और अब कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी अनिवार्य आरोह से पाठ 13 काले मेघा पानी दे। इसके प्रस्तुत करता है शिवशंकर खंडेलवाल। प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 12 के नवीन पाठ्यक्रमानुसार आपके लिए लेकर आया हूँ अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह का अध्याय 13 काले मेघा पानी दे, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण है। प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य लेखन की अनेक विधाओं जैसे कहानी लेखन, निबंध लेखन, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वर्णन की तरह ही संस्मरण भी एक विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन की ऐसी यादों, स्मृतियों, घटनाओं को लिपिबद्ध करता है जिन्होंने रचनाकार के हृदय पटल पर अमिट छाप छोड़ी है। ऐसा ही एक संस्मरण मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, संस्मरण रूपी इस अध्याय में आगे बढ़ने से पूर्व आइए मैं आपको इसके रचनाकार श्री धर्मवीर भारती के जीवन एवं साहित्यिक परिचय के बारे में बताता हूँ। प्यारे बच्चों,
धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 में हुआ था। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्ण ने किया। आपने 1942 में इंटरमीडिएट इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला से, 1943 में प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए तथा 1947 में एमए हिंदी में उत्तीर्ण की। बच्चों, इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानी, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं प्रदान की। इनकी प्रमुख रचनाओं में कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा कविता संग्रह, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता उपन्यास, अंधा युग गीति नाट्य है तथा पश्चंती कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय आपके निबंध संग्रह हैं। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्यारे बच्चों, गुनाहों का देवता उपन्यास का से लोकप्रिय हुए धर्मवीर भारती का आजादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। बच्चों, आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं ना? बच्चों, भारती जी मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार थे। इतना ही नहीं बच्चों, इनके लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति आपके गीति नाट्य अंधा युग में हुई है। बच्चों, भारती जी के गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। आप बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं जो सीधे पाठकों के मन को छू लेती है। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक स्थापित किया है। कवि परिचय के बाद मैं आपको हमारे आज के पाठ परिचय से अवगत कराता हूँ। प्यारे बच्चों, इस संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। बच्चों, आप भी यह जानते हैं कि जब कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती है तो वर्षा के लिए नाना प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ हवन, अनेक जतन किए जाते हैं। ऐसी ही प्रचलित परंपरा को लेखक द्वारा इस संस्मरण में उजागर किया है। विज्ञान के अपने तर्क और विश्वास के अपने सामर्थ्य के बीच जहदोजहद में कौन सार्थक है, यह प्रश्न सदैव पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता आया है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में यह प्रसंग रचा है। प्यारे बच्चों, आपको भी वर्षा ऋतु अत्यंत प्रिय होगी, है ना? जब कभी आसमान में काले बादल गर्जना करते हुए वर्षा करते हैं तो आपका मन भी आनंदित होकर नाचने लगता होगा। और इतना ही नहीं, आपने अपने साथियों के साथ इस वर्षा में नहाने, हो हल्ला करते हुए कागज की नाव चलाने का भी मजा लिया होगा। वास्तव में वर्षा ऋतु का इंतजार हर किसी को रहता है, चाहे वो खेतों में काम करने वाला किसान हो, व्यापारी हो, आम आदमी से लेकर जीव जंतु भी इस मौसम का इंतजार वर्ष भर करते हैं। इस मौसम में प्रकृति में छाई हरियाली, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, कल कल करते झरने, नदी, तालाब हर किसी के मन को आनंदित एवं प्रफुल्लित करते हैं। बच्चों, इसके विपरीत जब वर्षा नहीं होती है, गर्मी का मौसम अपनी प्रचंडता लिए होता है, तब लोगों में प्रचलित अनेक परंपरा, प्रपंच, अंधविश्वास जो वर्षा के आगमन के लिए किए जाते हैं, ऐसी ही परंपरा और अंधविश्वास को लेखक ने अपने इस संस्मरण में उजागर करने का बड़े ही सुंदर ढंग से प्रयास किया है। बच्चों, इस संस्मरण में आषाढ़ मास का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद की स्थितियों का
चित्रण प्रस्तुत किया है। जब खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी नहीं होता तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और जब इन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान नहीं कर पाता तब उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता है। वह किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और इस स्थिति के काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया कि अनावृष्टि अर्थात अकाल या सूखे की स्थिति को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगने चलती है। लेखक का तर्कशील मन इस भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी मानता है। लेखक का मानना था कि विज्ञान विषय का इतने लंबे समय तक अध्ययन करने, विज्ञान के अनेकों आविष्कार से अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद भी इस देश के लोगों में वैज्ञानिक दृष्टि या सोच का न जन्म पाना अत्यंत ही अफसोसजनक था। पर वे जनता के मन में बैठे ऐसे विश्वासों के पक्षधर भी दिखाई दिए जो विज्ञान सम्मत न थे, परंतु न जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए न अपमानजनक थे। ऐसी परंपराओं चलनों को लेखक अंधविश्वास की तरह समाप्त करने को हमारे सांस्कृतिक मन के खाली हो जाने का खतरा मानते थे। प्यारे बच्चों, लेखक का मानना था कि विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका होती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को एक साथ एक सूत्र में जोड़ने की। बच्चों, हमने भी हमारे परिवार में आए दुखों के समय ऐसी आस्था और विश्वास पर भरोसा करते हुए दृढ़ता पूर्वक दुखों कष्टों का सामना किया है। आज भी जब व्यक्ति इस कोरोना महामारी से जीवन मृत्यु के बीच जंग लड़ रहा होता है तो वही डॉक्टर जो विज्ञान का लंबे समय से अध्ययन कर रहे थे, वे भी उस व्यक्ति को उस अलौकिक अदृश्य शक्ति अर्थात ईश्वर में आस्था और विश्वास रखने की बात कहते हैं। जब सब तरह के इलाज कारगर साबित नहीं होते हैं तब हम मंदिर देवालयों में जाकर इस विश्वास के साथ उन्हीं बातों का अनुसरण करते हैं जिन्हें हम कभी अंधविश्वास कहा करते थे। इस संस्मरण में इंदर सेना पर डाले गए पानी जो कि बारिश के लिए किया जाता है, उक्त भोले प्रयत्न को किस कोटि में लिया जाए इसका निर्णय बच्चों हमारे लेखक महोदय भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन लेखक ने अपनी जीजी की संतुष्टि और उनके प्रति सद्भाव को बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य रहते हैं। प्यारे बच्चों, यह था पाठ का संक्षिप्त परिचय। आइए मैं अब आपको ले चलता हूँ अपने मूल पाठ काले मेघा पानी दे की ओर। लेखक ने अपने किशोरपन जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली, जिसमें 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी पहने हुए। कुछ लोग जो इनसे चिढ़ते थे वे उन्हें मेंढक मंडली कहकर संबोधित करते थे, तो कुछ लोग अनावृष्टि दूर करने वाली इंदर सेना कहकर संबोधित करते थे। ये बच्चे एक जगह इकट्ठे होकर गंगा मैया की जय बोलते थे। इंदर सेना का जयकारा सुनते ही लोग सावधान होकर छज्जों बारजे से झांकने लगते थे और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी पहल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। बच्चों, उछलती कूदती एक दूसरे को धकियाते हुए यह टोली किसी दो महले मकान के सामने रुक जाती और एक स्वर में कहती, पानी दे मैया, इंदर सेना आई है। और जिन घरों में जेठ के अंत में या आषाढ़ मास के शुरू के दिनों में पानी की कमी होती थी, घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए
पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों की टोली को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाथ लगाते, बोलो गंगा मैया की जय, और दूसरे मकान की ओर चल देते। बच्चों, आश्चर्य की बात तो यह है कि यह सब उन दिनों में होता है जब गली मोहल्ला, गांव, शहर हर जगह लोग गर्मी से भून भून कर अर्थात परेशान होकर त्राहिमाम कर रहे होते हैं। जेठ का 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है। आसमान में दूर दूर तक भी बादलों की रेखा तक नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में पानी बहुत कम आता है। तब यह मंडली काले मेघा पानी देके नारे लगाते हुए यहाँ वहाँ घूम रही होती है। बच्चों, अकाल के कारण शहरों की अपेक्षा गांवों की स्थिति त्रासदपूर्ण हो जाती है। खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है, जमीन फटने लगती है, पशु प्यास के मारे दम तोड़ने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। बादल कहीं नजर नहीं आते। ऐसे में लोग पूजा पाठ कर हार जाते हैं। तब यह इंद्र सेना निकलती है। बच्चों, लोग अंधविश्वास और आस्था के कारण इस विश्वास पर कि बच्चों की यह टोली इंद्र सेना है, इन पर पानी डालने से इंद्र देवता प्रसन्न होकर वर्षा कर देंगे। पानी की कमी होने के बावजूद पानी डालते हैं। बच्चों, लेखक महोदय इसे पानी की बर्बादी ही मानते हैं। उनका मानना था कि इस तरह के अंधविश्वासों से देश की बहुत क्षति होती है, जिसके कारण ही हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए थे। प्यारे बच्चों, हमारे लेखक महोदय वैसे तो इंद्र टोली के बच्चों की उम्र के ही थे, लेकिन वे आर्य समाजी संस्कारों से युक्त और कुमार सुधार सभा के उप मंत्री भी थे। उनमें समाज सुधार का जोश अधिक था, अतः वे अंधविश्वासों से डटकर लड़ते थे। परंतु बच्चों, लेखक की मुश्किल यह थी कि उन्हें बचपन से जिससे सबसे ज्यादा प्यार, स्नेह और दुलार मिला, वे थी लेखक की जीजी। लेखक का यूं तो कोई रिश्ता नहीं था उनके साथ, परंतु उम्र में उनकी माँ से बड़ी थी, पर खुद के लड़के, बहू सब छोड़कर उनके प्राण हमारे लेखक महोदय में बसते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बच्चों, जीजी उन तमाम रीति रिवाजों, 30 त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान थी जिन्हें हमारे लेखक महाशय अंधविश्वास मानते थे और जिन्हें वे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। और बच्चों, लेखक की सबसे बड़ी मुश्किल तो यह थी कि उनकी जीजी का कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान उनके बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली पर गोबर से गोवर्धन और सातिया बनाना, जन्माष्टमी पर 8 दिन तक रोज झांकी सजाना, पंजीरी बांटना, हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलिया में भूजा भरने तक के सभी काम जीजी लेखक के हाथों से कराती, ताकि उनका पुण्य उनको मिले, अर्थात सिर्फ और सिर्फ हमारे लेखक महोदय को। बच्चों, जीजी की हर बात मानने वाले लेखक महोदय ने इंद्र सेना पर पानी डालने की बात पर साफ इनकार कर दिया। तब जीजी स्वयं ही बाल्टी भरकर ले जाती हैं और लेखक से नाराज हो जाती हैं। बाद में शाम को लेखक को समझा बुझाकर उनसे कई बातें कहती हैं। वे लेखक को कहती हैं कि इंद्र सेना पर पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं है, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह तो हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं जिससे प्रसन्न होकर इंद्र भगवान हमें पानी देते हैं। वो कहती हैं कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले उसे देना होगा, तभी उसे उसकी प्राप्ति होगी। वे ऋषि मुनियों के दान को ऊंचा स्थान देने की बात कहती हैं, पर लेखक उनकी बात से सरोकार नहीं रखते हैं। वे कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने यह कभी नहीं कहा कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। इस पर जीजी लेखक को
दान का सही रूप समझाती है कि वे कहती हैं कि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपये हों और हम उनमें से कुछ रुपये किसी जरूरतमंद को दे देवें तो वह त्याग नहीं होता। उनकी दृष्टि में त्याग तो वह होता है कि जो चीज हमारे पास कम है, जिसकी हमें भी जरूरत हो, तो हम अपनी जरूरत को पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दें तो वह त्याग होता है, दान होता है और ऐसे ही दान का फल हमें मिलता है। इस प्रकार बच्चों, जीजी ने लेखक के तर्कों के किले को पस्त कर दिया। अपनी बात के समर्थन हेतु लेखक को कहती है कि किसान पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूं बीज रूप में अपने खेतों में बोता है, तत्पश्चात वह 30-40 मन उगाता है। ठीक वैसे ही हम बीज रूप में थोड़ा पानी नहीं देंगे तो बादल फसल के रूप में हमें पानी कैसे देंगे। वे कहती हैं कि सब ऋषि मुनि यह कह गए कि पहले खुद दो, तभी देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे। उसे वह हर आदमी का आचरण कहती है और जिसे सबके आचरण बनने की बात कहती है। जीजी अपनी बातों से लेखक को लगभग निरुत्तर सा कर देती हैं। प्यारे बच्चों, संस्मरण के अंत में लेखक की राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित होता है कि हम 50 सालों के बावजूद भी पूर्णतः आजाद नहीं हुए हैं और हमने अपने संस्कारों को भी नहीं समझा। उनका कहना था कि हम भारतवासी मांगे तो बहुत करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। लेखक कहता है कि काले मेघा समूह बनकर बरसते हैं, लेकिन घघरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं, न जाने यह स्थिति कब बदलेगी। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने लेखक ने किस प्रकार काले मेघा पानी दे में संस्मरण में जीजी के माध्यम से लोक परंपराओं, रीति रिवाजों को सही ठहराते हुए विपरीत स्थिति में आस्था और विश्वास को उचित ठहराया। इंद्र सेना पर पानी डालने के द्वारा व्यक्ति के आचरण में त्याग, समर्पण के बीजारोपण करने का प्रयास किया है। जीजी द्वारा ध्यान एवं त्याग का सही मायने में अर्थ क्या होता है, उसका सुंदर चित्रण किया है। साथ ही भारतीय संस्कृति के मूल्यों को उजागर करने का भी प्रयास किया है। पाठ में त्याग एवं समर्पण को हर व्यक्ति का आचरण बनने पर बल दिया गया है। हाँ, तो बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी अनिवार्य आरोह से पाठ 13 काले मेघा पानी दे। इसे प्रस्तुत किया शिवशंकर खंडेलवाल ने और इसकी समीक्षा की अक्षय मेहता ने। हाँ, तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको आज शिक्षावाणी कार्यक्रम के माध्यम से पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया होगा और परीक्षाओं में ये आपके लिए उपयोगी साबित होगा। हाँ, तो बच्चों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अब आपकी दीदी शिखा जैमन को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नए पाठ और ढेर सारे मनोरंजन के साथ। बाय बाय बच्चों। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा वाणी। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। आकाशवाणी कोटा का ये चंबल चैनल है। FM 102 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर।